दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली प्रिया और दक्षिण दिल्ली के फार्म हाउस में रहने वाली अनन्या की दोस्ती कॉलेज के पहले दिन से ही शुरू हुई थी। दोनों एक दूसरे की सच्ची साथी थी। यार, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तेरे बिना एक दिन भी नहीं कट सकता। प्रिया, हम हमेशा साथ रहेंगे, प्रॉमिस। पर जैसे जैसे समय बीता दोनों में बदलाव आने लगा। प्रिया अनन्या के घर जाकर उसकी लग्जरी देखकर अपनी गरीबी को लेकर कॉम्प्लेक्स महसूस करने लगी। अनन्या, तेरे पास सब कुछ है, बड़ा घर, कार, महंगे कपड़े। मैं तो बस सपने ही देख सकती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। अरे यार, तेरे घर में जो प्यार है ना, वो मेरे घर में नहीं है। तेरे माँ पापा कितना केयर करते हैं, मेरे घर में सिर्फ पैसे की बात होती है। समय के साथ प्रिया के मन में पैसे की चाह बढ़ती गई, जबकि अनन्या सादी जिंदगी की तलाश में थी। दोनों एक दूसरे के घर की खुशियों को देखकर अपनी जिंदगी में कमी महसूस करती थीं। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों की शादी की बात चलने लगी। बेटी, शर्मा जी के लड़के अमित से तेरी शादी तय हो गई है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। माँ, सच में? अब मैं भी अनन्या जैसी अमीर बन जाऊंगी? उधर अनन्या के घर में भी रिश्ते की बात चल रही थी। अनन्या, तुम्हारी शादी गुप्ता जी के लड़के राहुल से हो रही है। सादा लड़का है, टीचर है। लेकिन माँ। कोई लेकिन वेकिन नहीं, हमारा बिजनेस डूब गया है, अब मजबूरी है। शादी से पहले दोनों दोस्तों में अजीब सी दूरी आने लगी। प्रिया को लगता था कि अब वो अनन्या से ऊपर हो जाएगी, जबकि अनन्या को डर था कि प्रिया उसे छोड़ देगी। वहीं शादी के बाद अमित और प्रिया में एक अलग घमंड था, अपने पैसों को लेकर। देखो प्रिया, अब तुम एक अमीर घर की बहू हो, मेरी इज्जत का ख्याल रखना। महंगे कपड़े पहनो, जेवर पहनो। हाँ जी, अब तो मैं भी अनन्या जैसी अमीर हूँ। अनन्या कौन? अरे हाँ, वो गरीब लड़की। अब उससे दूरी बनाकर रखना। शादी के बाद राहुल और अनन्या का रिश्ता बहुत प्यार और सम्मान के साथ शुरू हुआ। अनन्या, मुझे पता है तुम अमीर घर से आई हो, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखूंगा। राहुल, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, पैसा नहीं। शादी के बाद 6 महीने बाद भी प्रिया अब एक बड़े घर में रहती थी। अमित उसे हमेशा अमीरी दिखाने को कहता था। दूसरी तरफ अनन्या छोटे से फ्लैट में राहुल के साथ खुश थी, जो उसका बहुत ख्याल रखता था। देखो, कल पार्टी में सबसे महंगी साड़ी पहन कर जाना, लोगों को पता चले कि हम कितने अमीर हैं। हाँ जी, मैं अनन्या को फोन करके दिखाती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। आज मेरी तनख्वाह आई है, चलो बाहर खाना खाते हैं। राहुल, मुझे तुम्हारे साथ घर का खाना भी अच्छा लगता है। हेलो अनन्या, मैं आज 50,000 की साड़ी लेकर आई हूँ। तू कैसी है और जीजा जी कैसे हैं? वाह प्रिया, बहुत बढ़िया। मैं ठीक हूँ यार, राहुल भी बहुत अच्छे हैं। अरे अच्छा है तो ठीक है, पैसा तो नहीं है ना उसके पास, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार ही सब कुछ है। चलो आओ घर किसी दिन। अब अनन्या प्रिया के घर पहुंची तो प्रिया का रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। आजा अनन्या, बैठ। देख, ये मेरा नया ड्राइंग रूम है, 5 लाख का सोफा सेट है। अरे हाँ, तेरे घर का क्या हाल है? सुना है छोटा सा फ्लैट मिला है। हाँ प्रिया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, राहुल बहुत अच्छा है। अच्छा है तो ठीक है, पैसा तो नहीं है उसके पास। अनन्या को प्रिया के शब्दों से गहरा दुख हुआ। वो चुपचाप घर चली गई। वहीं 1 साल बाद अमित के व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। घर का सारा सामान बिकने लगा। अमित का रवैया प्रिया के साथ बदल गया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे बदकिस्मती ला कर दी है। मैंने क्या किया है? मैं तो सिर्फ। चुप रहो। दूसरी तरफ राहुल की मेहनत रंग लाई और उसे प्रमोशन मिल गया। अब अनन्या की स्थिति बेहतर हो गई थी। अनन्या, मुझे प्रमोशन मिल गया, अब हम बेहतर घर में शिफ्ट हो सकते हैं। राहुल, मुझे प्रिया के लिए चिंता हो रही है। सुना है उसके घर की हालत खराब है। तो चलो उससे मिलते हैं, दोस्त मुश्किल में काम आते हैं। अनन्या, मैं बहुत परेशान हूँ। घर का सारा सामान बिकने के लिए रख दिया गया है, पता नहीं क्या होगा। प्रिया, तू परेशान मत हो, मैं हूँ तेरे साथ, ठीक है? देख, मैं आती हूँ तेरे से मिलने। जब अनन्या प्रिया के पास पहुंची तो उसने देखा कि प्रिया का घर बिल्कुल खाली हो गया था। प्रिया बहुत दुखी थी। मेरी दोस्त प्रिया, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। अनन्या, अमित मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करता है, कहता है मैं बदकिस्मत हूँ।
प्रिया, ये तो गलत है। राहुल कहता है मुश्किल वक्त में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। भाई, ये वक्त आता जाता रहता है, प्रिया का क्या कसूर? मुझे पता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं परेशान हूं। यार, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया था। पैसा आने के बाद मैं तुझे भूल गई थी। पुरानी बातों को भूल जाओ प्रिया, अब हम दोनों एक साथ हैं। राहुल और अनन्या ने प्रिया और अमित की मदद की। धीरे धीरे अमित का व्यवहार भी सुधर गया। भाई, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दिला सकता हूं। राहुल, तुम सच्चे दोस्त हो। प्रिया, मुझे माफ कर दो। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। यार, आज हमारे बिजनेस की 5वीं सालगिरह है। कितना कुछ बदल गया है ना। हाँ प्रिया, अब हम दोनों ने सीख लिया है कि स्टेटस और पैसा इंसान को बदल देता है, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा साथ निभाते हैं। सही कहा, मुझे अपनी गलती का आज भी एहसास है। तू हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेगी। आज दोनों सहेलियां एक साथ खुश हैं। उन्होंने सीखा था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा साथ निभाते हैं। पैसा और स्टेटस इंसान को बदल देता है, लेकिन सच्चे रिश्ते जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हैं। कोकिला अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करवा ही रही होती है। वहां कोकिला के आस पड़ोस की औरतें भी मौजूद होती हैं। बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। कोकिला की बात सुनकर कोकिला की नई नवेली बहू सुमन कलश को फुटबॉल बना देती है और वो कलश जाकर सीधे आंगन में बैठे चाय पी रहे सुमन के ससुर शंकर को जाकर लगती है। अरे बाप रे, किसकी फूटी? अरे अरे, बुढ़े का सर फोड़ दिया बहू ने तो आते ही। बहू, तुझे कलश गिराने को कहा था, उड़ाने को नहीं। इसे कहते हैं पहली बॉल पर पहला चौका। अब तो घर में तेरे ऐसे चौके छक्के लगते रहेंगे। क्या कर रही हो सुमन? पापा का सिर फोड़ दिया तुमने। क्या करती? मुझे कहा गया कि कलश को मारो तो मैंने लात मार दी। कोकिला अब अपनी बहू को घर में लेकर आती है और उसे उसका कमरा दिखाती है। लेकिन कोकिला अपनी बहू के स्वागत से थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि उसने अपने बेटे के लिए सही बहू चुनी भी है या नहीं। अजी, आप ठीक तो है ना? मुझे तो लगता है अब मेरे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। मैंने तो पहले ही मना किया था, थोड़ा देख परख लो लड़की को। अरे मैं ठीक हूं, अपना मुंह बंद रखो, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे। सुमन के स्वागत से ही सारे घर वाले डरे होते हैं। वहीं दूसरे दिन रसोई की रस्म में सुमन को छोले भटूरे बनाने के लिए कहा जाता है। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है तो तू खाने में छोले भटूरे बना ले। अरे जरा बहू से पूछ लो, उसे खाना बनाना आता भी है या नहीं। पूछना क्या है? याद नहीं, जब हम बहू को देखने गए थे तो बहू ने कितने लजीज पकवान बनाकर रखे थे। जलेबी, समोसा, लड्डू और न जाने क्या क्या। अब सुमन अपनी सास की बात सुनकर किचन में जाकर खाना बनाती है और कुछ देर बाद ही वो सभी के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने के लिए लगा देती है और सभी एक साथ खाने के लिए बैठते हैं। कैसा बनाया है बहू ने छोला भटूरा? क्या हुआ, मुंह क्यों बना रही हो तुम? खाकर देखो, खुद तारीफ करने का मन करेगा तुम्हारा। शंकर जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालता है वो उस निवाले को उगल देता है और खांसने लगता है। अरे क्या हुआ आप दोनों को? कितने अच्छे फूले फूले भटूरे तो बने हैं। रुको, मैं ही खाकर बताता हूँ। बिरजू भी जैसे ही छोले भटूरे खाता है वो भी समझ जाता है कि छोले भटूरे तो बस नाम के हैं। ना तो छोले में मिर्च नमक था और ना ही भटूरे में कोई स्वाद। मुझे पता नहीं था बहू तू इतना गंदा खाना बना लेती है, हैं? और जब उस दिन हम तुझे देखने गए थे तो वो सब किसने बनाया था? वो मम्मी ने बनाया था। इसका मतलब तेरी माँ भी हमें धोखा देती रही। वाह, क्या बात है। कोई बात नहीं बहू, कोकिला तुझे खाना बनाना सिखा देगी। क्यों नहीं, मैं तो मास्टर शेफ हूँ। अब पूरी जिंदगी से खाना बनाना ही सिखाती रहूंगी तो इसे ब्याह कर यहाँ लाया क्यों था? अपने ससुराल वालों के मुंह से खुद के खाने की बुराई सुनकर सुमन की आंखों में झरझर आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब पीछे से बिरजू सुमन को मनाने पहुंचता है। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम सीख लेना। क्या हुआ अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो? बिरजू सुमन को जैसे तैसे चुप कर आता है और अपनी माँ और पिता को दोबारा उसे कुछ भी ना कहने के लिए कहता है। अब अगले दिन सुमन अपनी सास के बताए अनुसार खाना बनाती है, लेकिन वो खाना भी बेहद घटिया होता है। लेकिन सभी उस खाने की खूब तारीफ करते हैं। जब सुमन उस खाने को खाने बैठती है तो वो खुद से कहती है,
कल तक जो ससुराल वाले मेरी बुराई कर रहे थे, आज उन्हें ही अपने हाथों का गंदा खाना खिलाकर उनके मुंह से तारीफें निकलवा रही हूं मैं। कैसे दिन आ गए हैं, गंदा घटिया खाना खाने के बाद अपनी पत्नी की तारीफ करनी पड़ रही है। साथ साथ मेरे माँ बाप भी इसके गुणगान गाने को मजबूर हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो ये तो मरने की धमकी देती रहती है। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाऊंगी या किसी समुद्र में छलांग लगा दूंगी। हे भगवान। पूरा घर सुमन के हाथों का बना खाकर परेशान था, क्योंकि सुमन के हाथों में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, बल्कि उसे कोकिला अच्छे से खाना बनाना बता रही थी। तब भी वो अच्छे से खाना सीख नहीं पा रही थी और ना ही बना पा रही थी। एक रोज सुमन के घर उसकी माँ उमा आती है। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपको काफ़ी समय से बहुत मिस कर रही थी। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी, तभी तो मैं तुझे मिलने चली आई। उमा कोकिला और उसके परिवार से घुल मिल जाती है। देर शाम सुमन सबके लिए खाना बनाती है। सभी उस खाने को खाकर सुमन की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन उमा को उस खाने में ज़रा भी स्वाद नहीं आता। समधन जी, सचमुच आपको ये खाना पसंद आ रहा है, लेकिन इस खाने में तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं है। समधन जी आपको सारी बातें बताऊंगी, फिलहाल तो आप भी खाना खाकर अपनी बेटी की तारीफ कर दें तो ठीक रहेगा। अब कोकिला अपनी समधन उमा को सारी बातें बता देती है और उमा अब अपनी बेटी को सबक सिखाने का मन बनाती है। क्या बात है बेटी, तू तो खाना बनाना सीख गई है। मैंने तो सोचा था तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। सचमुच आपको खाना पसंद आया माँ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा खाना बनाया तूने। अब अगली सुबह जब सुमन खाना बनाने किचन में जाती है, तभी वहाँ कोकिला और उमा पहुँचती हैं और सुमन को किचन से जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि आज खाना उमा और कोकिला बनाने वाले थे। क्या बात है, आज सूरज लगता है पश्चिम से निकला है। अपनी भाग्यवान के हाथों का खाना खाकर और समधन के हाथों का पानी पीकर मजा ही आ जाएगा। पिताजी जरा कंट्रोल कीजिए, यहाँ और भी लोग बैठे हैं। मैं तो बस तारीफ कर रहा था। अब उमा और कोकिला खाना बनाती हैं और कुछ देर बाद दोनों सभी को खाना टेबल पर लगा देती हैं। उसमें सुमन भी शामिल थी। और जब सब खाना खाते हैं तो किसी को भी खाना पसंद नहीं आता और सबसे पहले सुमन चिल्लाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आप इतना गंदा खाना तो कभी नहीं बनाती थी, तो आज आपके हाथों को क्या हुआ है जो ऐसा खाना बनाया आपने? क्यों, तुझे ये खाना गंदा लग रहा है? और पिछले कई महीनों से जो तू अपने ससुराल वालों को घटिया खाना खिला रही है, उसका क्या? जिसमें नमक मिर्च स्वाद का तो पता ही नहीं है, और ऊपर से तो उन्हें ब्लैकमेल भी तू कर रही है कि अगर उन्होंने तेरे खाने की बुराई की तो तू अपनी जान दे देगी। माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे आज एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों से ये कैसा खाना खा रहे हैं। मैंने तो सोचा था तू ससुराल जाकर सुधर जाएगी। तेरी सास ने भी तुझे खाना बनाना सिखा दिया, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। तू ये खाना इसलिए बना रही थी ना ताकि तुझे कोई खाना बनाने के लिए ना कहे, लेकिन तेरी सास ने मुझे दूसरे दिन ही बता दिया था कि तू चाहती क्या है। बहू, हम तो बस तेरी खुशी के लिए खाना खाते रहे, लेकिन तूने भी इसका बहुत फ़ायदा उठाया। हमें दिन ब दिन ऐसा खाना खिलाती रही जो हमारे गले से नीचे उतर ही नहीं रहा था। मुझे तो बहू के हाथों का खाना खाकर लिवर किडनी की बीमारी हो गई है। पेट में इतना दर्द होता है कि क्या बताऊं समधन जी। अगर तू अब भी नहीं सुधरना चाहती तो तेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। ये घर तुझे कितना सपोर्ट कर रहा है और तू इस घर को, इस घर के लोगों को ब्लैकमेल कर रही है अपने इमोशन से। हाँ, ये गलत है सुमन। सुमन को अपनी माँ की बातों का एहसास होता है और वो अपने ससुराल वालों से माफ़ी मांगती है और उस दिन के बाद से फिर कभी जानबूझकर ऐसा घटिया खाना नहीं बनाती जो किसी के गले से नीचे ना उतरे, बल्कि वो खाना बनाने के लिए पूरी की पूरी जान लगा देती है और उसे अच्छे से सीखने की कोशिश भी करने लगती है और कुछ दिनों में उसे ढंग का खाना बनाना भी आ जाता है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहती थी सुमित्रा। ना तो उसका मायका अमीर था, ना ही ससुराल, लेकिन अपनी गरीबी को भी उसने भगवान का प्रसाद समझ के अपना लिया था, क्योंकि उसके दिल में बसे थे गणपति बप्पा। वो हर साल गणेश चतुर्थी पर चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, वो बप्पा के लिए उनके मनपसंद मोदक जरूर बनाती थी। पर इस बार हालात कुछ और ही थे। अरे देवा, बप्पा, इस बार कैसे करूं आपकी पूजा? ना तो घर में चावल है, ना आटा, और गणेश चतुर्थी कल है, पर घर में ना खाने को अनाज है, ना पहनने को नए कपड़े। सुमित्रा, आज भी काम नहीं मिला। पूरे शहर में कोई काम ही नहीं है। बस
इस बार नए कपड़े और पूजा का सामान कहाँ से आएगा? चला काहे ना आए, कोई बात नहीं, बप्पा का भरोसा है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। पर कल गणेश चतुर्थी है, तुम हर साल बप्पा के लिए मोदक बनाती हो, इस बार कैसे? बप्पा जानते हैं हमारी मजबूरी, वो नाराज नहीं होंगे, बस उनसे प्रार्थना करती रहूंगी। बहू, कल गणेश चतुर्थी है, हर साल जो तुम बहुत धूमधाम से पूजा करती हो, इस बार क्या तैयारी है? माँ जी, इस बार शायद शादी की शादी ही पूजा हो पाएगी, बप्पा के लिए बहुत ज्यादा इंतजाम तो नहीं हो पाएगा। बेटी, भगवान भाव देखते हैं, पैसा नहीं, तुम्हारी श्रद्धा ही बप्पा को खुश कर देगी। माँ जी, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी, बप्पा ने कभी मुझे निराश नहीं किया। रात भर सुमित्रा ने बप्पा से प्रार्थना की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अटूट विश्वास था कि सब अच्छे से होगा। बप्पा, आज आपका दिन है, मेरे पास कुछ नहीं है देने को, बस मेरा प्यार और श्रद्धा है। सुमित्रा देख तो, कल मैंने 2 साड़ियाँ खरीदी थी, एक तेरे लिए भी ली है, देख कैसी है। अरे रीता, पर मैं... अरे कुछ नहीं, आज गणेश चतुर्थी है, बप्पा खुश होंगे देखकर कि तू नई साड़ी पहनकर उनकी पूजा कर रही है। बप्पा, आपने मेरी सुन ली। जैसे सुमित्रा ने पूजा शुरू की, एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। बहन जी, सुना है आप बहुत अच्छे मोदक बनाती हैं, क्या आप हमारे लिए बना सकती हैं? पैसे पहले दे रही हूँ। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? रीता जी ने बताया था, 500 रुपए में 2 किलो मोदक चाहिए। अरे देवा रे देवा, एक आय चला है, क्या चल रहा है ये? 1 घंटे में ही 3 और ऑर्डर आ गए। सुमित्रा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। सुमित्रा, बाजार में सबके मुंह पर तेरे मोदक की चर्चा है, लोग कह रहे हैं कि तेरे हाथ में जादू है। जादू नहीं जी, बप्पा का आशीर्वाद है। बहू, आज तक तूने घर से बाहर कदम नहीं रखा था काम के लिए, आज बप्पा ने तेरे घर में ही काम भेज दिया। बप्पा, आपने सच में कमाल कर दिया। सुबह घर में एक दाना नहीं था, पहनने को नए कपड़े नहीं थे, मगर अब देखिए। सुमित्रा, आज तूने जितना कमाया है मैं महीने में भी नहीं कमा पाता। हे सर्व बापा जी कृपा है। हाँ, ये सब बप्पा की कृपा है, मैंने तो सिर्फ उनसे प्रार्थना की थी। सुमित्रा, कल मेरी बहन की शादी है, क्या तू 5 किलो मोदक बना सकती है? और हाँ, मेरी एक सहेली ने भी बोला है कि वो हर महीने तुझसे मिठाई मंगवाना चाहती है। काहे? हाँ, हर महीने? हाँ, उसका एक छोटा रेस्टोरेंट है, वो कहती है कि तेरे हाथ की मिठाई में कुछ खास बात है। हे बप्पा, आप तो मुझे बिजनेस वुमन बना रहे हैं। उस दिन के बाद सुमित्रा के घर रोज ऑर्डर आने लगे। वो घर बैठे बैठे एक सफल व्यवसायी बन गई। बप्पा, आपने मुझे सिखाया कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुमित्रा, आज मुझे समझ आया कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और हाँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। OMG, इतनी सुंदर ड्रेस, ये तो डिजाइनर लग रही है। मेरे लिए? नहीं, पड़ोस के लिए। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ही ली है। कब से मन था ये देने का, मगर साथ हालात नहीं थे। लेकिन अब बप्पा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे कीमती ड्रेस लाकर दे सकता हूँ। थैंक यू माय लवली हस्बैंड जी, एंड थैंक यू बप्पा। जब तक मेरी सांस चलेगी बप्पा की भक्ति करती रहूंगी। उन्होंने मुझे वो सब दिया है जिसका मैंने सपना भी नहीं देखा था। जय हो देवा, देवा रे देवा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बस प्रभु, ऐसे ही कृपा हम पर अपनी बनाए रखना। आहो देवा, अगले बरस भी जल्दी आना, आपका इंतजार रहेगा। सच्ची श्रद्धा और भक्ति के आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। गणेश भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। बप्पा अपने सच्चे भक्तों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, कभी किसी अनजान व्यक्ति के रूप में, कभी एक अवसर बनकर, कभी नई राह दिखाकर। जरूरत है तो बस अटूट श्रद्धा और धैर्य की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सुल्तानपुर में रहने वाला नरेश एक बहुत ही नेक दिल और ईमानदार गरीब आदमी था। वो एक मिल में काम करता और पैसे कमाकर अपनी बीवी ललिता संग रहता। नरेश मिल में अपने अच्छे काम के लिए जाना जाता। वो हर काम बड़ी ही फुर्ती और सटीकता के साथ किया करता, जिसके चलते उसका बॉस हमेशा उसकी सराहना करता रहता। नरेश भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना करता रहता। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। हे गणेश जी, अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखना। नरेश एक बहुत अच्छा रसोइया भी था।
वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाता कि सभी चकित रह जाते। जब वो मिल में खाना ले जाता तभी सब उसकी तारीफ करते। अरे वाह वाह, इतने अच्छे दम आलू और पुदीने की चटनी तो हमने पहले कभी नहीं खाई। सच में यार मजा आ गया यारा, आज तो मजा आ गया। आहा। अरे और तो और ये अमृतसरी छोले कुलचे, इनका तो कहना ही क्या भाई, इन पे तो मेरा दिल आ गया है नरेश। अगर तू इतना अच्छा खाना बनाता है तो फिर तू अपना कोई साइड बिजनेस क्यों नहीं खोल लेता? और अगर साइड बिजनेस खोलना ही नहीं चाहता तो फिर तू घर से भी होम टिफिन सर्विस शुरू कर सकता है भाई। शुक्रिया दोस्तों, खाने की और मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। लेकिन सच कहूं तो मुझे खाना बनाना पसंद है, लेकिन मैं अपनी नौकरी से खुश हूं। खाना बनाने की कला का आशीर्वाद तो मुझे गणपति बप्पा ने ही दिया था, वरना मैं इतना अच्छा खाना कभी नहीं बना पाता। अरे ये बात तो तूने एकदम सच और सही कही। तू जो भी काम करता है दिल से और पूरी श्रद्धा से करता है भाई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन मिल में कुछ पैसों की हेरा फेरी हो जाती है और फिर बैग्स चेक करने पर वो पैसे नरेश के बैग में मिलते हैं और इन सब से नरेश के बॉस का उस पर से विश्वास टूट जाता है। नरेश, ये सब क्या है? तुमने ये पैसे चोरी किए? तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें इतना अच्छा और सच्चा मानता था, लेकिन तुम तो ईमानदार नहीं, एक नंबर के फरेबी और धोखेबाज व्यक्ति निकले। छी, तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी घटिया हरकत करते हुए? तभी मिल में काम करने वाला और एक वर्कर पुष्कर कहता है, अरे नरेश, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेते या सीधे बॉस से मांग लेते, लेकिन तुमने चोरी ही क्यों की? अरे बताओ बताओ, पूरी मिल में तुम ही बॉस के चहेते थे, अब पूरा विश्वास धस गया ना मिट्टी में। मेरा यकीन कीजिए बॉस, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये सब झूठ है। मैं क्यों चोरी करूंगा? मुझे किसी चीज के लालच नहीं है बॉस। गणेश जी की सौगंध, मैंने चोरी नहीं की है, मेरा भरोसा कीजिए बॉस। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज के बाद तुम इस मिल में दोबारा फिर कभी नहीं आओगे, और मैं ये मेक श्योर करता हूं कि तुम्हें पूरे सुल्तानपुर में और कहीं भी कोई भी नौकरी ना मिले, क्योंकि जहां तुम जैसे आस्तीन के सांप हो वहां पर तो बेईमानी होकर ही रहेगी। तुमने तो अपने गणेश जी तक की झूठी सौगंध ले ली। गार्ड्स, इसे धक्का मारकर मिल से बाहर निकाल दो। नहीं बॉस, नहीं बॉस, मेरी बात तो सुनिए बॉस। बॉस मैंने कुछ नहीं किया बॉस, मेरा यकीन कीजिए बॉस। गार्ड्स नरेश को धक्का देकर मिल से बाहर फेंक देते हैं और बेचारा बेगुनाह नरेश बिलखते हुए घर लौट आता है और सारी बात अपनी बीवी ललिता को बताता है। चिंता मत कीजिए नरेश जी, गणेश जी सब देख रहे हैं ऊपर से। हाँ, वो अपने भक्त के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। वो विघ्नहर्ता है, सुख करता है, वो आप पर आज तक आने नहीं देंगे। आप बस हिम्मत मत हारिए और काम करते रहिए। गणेश जी का आशीर्वाद तो हमेशा ही आपके साथ है। हाँ ललिता, मुझे पूरा भरोसा है, गणेश जी मेरी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन नरेश हर जगह जाकर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। हर कोई उसे भगा देता और खूब सुनाता और चोर चोर कहकर ताने कसता। हताश होकर नरेश घर वापस लौट आता है। पूरे सुल्तानपुर की फैक्ट्रीज और मिल्स में मेरे बारे में सबको पता चल गया है, और हर जगह मुझे सब चोर चोर कहकर पुकार रहे थे। खैर, मैं मोदक बना लेता हूँ, शाम को गणेश जी के भोग भी लगाना है, उन्हें भूखा थोड़ी रखूंगा मैं। ललिता की आंखें नम हो जाती हैं और तभी वो नरेश से कहती है, नरेश जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना आप एक छोटा सा ढाबा खोल लो? आप इतना अच्छा खाना तो बनाते ही हो, तो फिर क्यों ना अपनी इसी कला के जरिए आप पैसे कमाओ? अरे वाह ललिता, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मैं तो ये भूल ही गया था कि मैं अच्छा खाना बना सकता हूँ और उसके जरिए पैसे भी कमा सकता हूँ। नरेश और ललिता दोनों ही मियाँ बीवी मिलकर एक छोटा सा ढाबा बनाते हैं और सारी व्यवस्था ठीक से कर देते हैं। नरेश अपने ढाबे पर अलग अलग बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनाता है और बेचता है। थोड़े ही समय में ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ जम जाती है और इन सब से नरेश बहुत खुश हो जाता है। अरे अरे भाई वाह,
ऐसा लिट्टी चोखा तो हम पहली बार खा रहे हैं भाई। सच में गजब का खाना बनावत हो तुम नरेश बिटवा। बहुत ही तरक्की करो और खूब आगे बढ़ो भाई आपन जीवन में है। हमार आशीर्वाद तो हर साथ है भाई। भाई वाह, मजा आ गया। धन्यवाद काका। अरे नरेश भाई, मुझे आलू के पराठे और दही दे दो। खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है भाई। ये मटका रबड़ी तो मतलब लाजवाब ही थी। अब आलू के पराठे भी मस्ती होंगे, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। धन्यवाद धन्यवाद। धीरे धीरे नरेश अपने ढाबे के जरिए ढेर सारे पैसे कमाने लगता है और वो गणेश जी का नाम लेकर हर एक पकवान बनाता और ढाबे में भी उसने गणेश जी का छोटा सा मंदिर बनाया होता है। एक दिन दोपहर के समय जब ढाबे पर कोई नहीं होता, तभी वहां पर पुष्कर आता है और वो नरेश के ढाबे में तोड़फोड़ करने लगता है। बहुत उछल रहे हैं ना ये 7वें आसमान पर। पहले बॉस की चमचागिरी करके उनका पसंदीदा बन गया और अब यहाँ पर भी तरक्की कर रहे हैं ये। मैं अपनी जलन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस नरेश का सब कुछ बर्बाद करके ही मेरी जलन को शांति मिलेगी। पुष्कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ढाबे को तोड़ने की? रुक जा, तू तो गया अब। नरेश फौरन अपने फोन का कैमरा ऑन कर देता है और वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। तोड़ तोड़, आधा तो तोड़ ही दिया तूने, पूरा तोड़, तुझे पुलिस तोड़ेगी फिर। अरे जा जा, तुझे जैसे मिल से निकलवाया ना, वैसे ही इस बार भी मेरी ही जीत होगी। मैंने ही उन पैसों को तेरे बैग में डाला था ताकि तू बॉस की नजरों में अच्छे से बुरा बन जाए, लेकिन तू अब ढाबे से भी अच्छा खासा पैसे कमाने लग गया। ये बात तो मुझसे हजम ही नहीं हुई है, इसीलिए मैं चला आया हूं यहाँ पे। नरेश पूरी वीडियो पुलिस को भेज देता है और तभी पुष्कर उसके हाथ से फोन खींचकर फेंक देता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसके सर पर बैम्बू मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब भेज वीडियो पुलिस को। फोन भी गया और तू भी गया। अब तुझे ऐसी जगह पर ठिकाने लगाऊंगा जहां चील कौवे भी तुझे ढूंढ न पाएंगे। पुष्कर नरेश को उठाकर जंगल की ओर जाता है, पर वो इस बात से बेखबर था कि पुलिस तक वीडियो पहुंच चुकी है। पुलिस ऑफिसर्स ढाबे पर आते हैं और तभी वो वहां एक अनजान आदमी को देखते हैं। नमस्ते सर, मैं गणेश। मैंने अभी अभी देखा कि वो एक आदमी नरेश भाई को उठाकर ले गया, वो भी जंगल की तरफ। जल्दी से वहां पर पहुंचिए सर। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद हमें ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। पुलिस ऑफिसर्स जंगल जाते हैं और तभी ढाबे पर आया हुआ अनजान आदमी गणेश जी में बदल जाता है। इसका मतलब नरेश के ढाबे पर साक्षात गणेश जी आते हैं। जंगल पहुंचकर पुलिस ऑफिसर्स पुष्कर को गिरफ्तार करते हैं और नरेश को हॉस्पिटल ले जाकर ठीक किया जाता है। तभी वहां पर हॉस्पिटल रूम में गणेश जी आते हैं और उन्हें देख नरेश चौंक जाता है। चौंको मत नरेश, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये लो, ये जादुई मोदक है, इससे जो कहोगे वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। धन्यवाद गणेश जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। नरेश गणेश जी के चरण छूता है और वो जीवन में उस जादुई मोदक का इस्तेमाल अच्छे काम और गरीबों की मदद करने के लिए करता है।